लिटरली इस सेशन के बाद आप सभी को हेरिडिटी और एवोल्यूशन को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स हैं और एक एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में एकदम भयंकर विजुअल्स के साथ आप लोग समझ पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए सेशन को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है हमारे इस चैप्टर का मीनिंग, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे यूज होने वाली है। तो बेसिकली देखो यार, चैप्टर का नाम आपको पता है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हेरिडिटी नहीं इवोल्यूशन है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो चार ही चैप्टर आपको मिलेंगे। पहले चैप्टर नहीं, टर्म्स या फिर आप कह सकते हो आर्टिकल, चार ही आर्टिकल है। पहले आर्टिकल में आपको इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स को पढ़ना है कि इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हमको डेफिनेशन को समझने में एक सहूलियत हो। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करूं तो हम यहाँ पे करेंगे मेंडलियन जेनेटिक्स के रूल्स के बारे में बात करेंगे या फिर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जहां से एक डेफिनेट क्वेश्चन आता है। थर्ड आपको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना है। एंड फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ओवरऑल अगर मैं कहूं तो बेसिकली आपको चार टॉपिक्स की स्टडी करनी है इस चैप्टर में, और अगर आप लोग चार टॉपिक्स को बना लेते हो तो ये आपका चैप्टर हो जाता है बच्चों क्लियर। अब शुरू करते हैं, हम बात करते हैं कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है जिनको आपको पढ़ना है। तो यहां पे बेसिकली टोटल कुछ 3 और 3 6 टर्म्स है, जहां पे पहले आपको हेरिडिटी का मीनिंग स्टडी करना है। सेकंड नंबर पे कैरेक्टर, ट्रेड्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, एलिलीज क्या होती हैं और वेरिएशन का क्या मतलब है। ये कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो इनहेरिटेंस भी बोलते हैं हम लोग, बेसिकली इसको हेरिडिटी को क्या बोलते हैं आप लोग, इनहेरिटेंस। अब क्या होता है, एक बेबी है, वो उसके पेरेंट्स है, यानी कि पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। एक शब्द मैं दे रहा हूं, पेरेंट्स का मतलब जो मम्मी पापा हैं और ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे। यानी कि पेरेंट्स से और बच्चों में जो भी चीजें ट्रांसफर होती है, जो भी पास ऑन होती है, जो भी चीजें ट्रांसफर होती है ना, उसको बोला जाता है हेरिडिटी, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसी चीज को इनहेरिटेंस, यानी कि पासिंग ऑन। एक तरीके से आप लोग क्या कह सकते हो, पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का पासिंग ऑन होना एक पेरेंट से और ऑफस्प्रिंग में, यानी कि मम्मी पापा से और बच्चे में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, पास ऑन होना, क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी कहलाता है। क्लियर। जैसे ये पेरेंट है, इन दोनों के मम्मी और पापा, इससे जो भी कैरेक्टर इनके बच्चे में जाएगा, या आप कह सकते हो जैसे किसी बच्चे का फेस उसकी मम्मी से लाइक मिलता है या उसके पापा से मिलता है, नाक उसके पापा से मिलती है, कान उसके मम्मी से मिलते हैं, ये वो सभी कैरेक्टर्स हैं जो उसको पेरेंट्स से मिले हैं। और जो भी चीज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है उनको इनहेरिटेंस या फिर आप लोग क्या बोलते हो, हेरिडिटी। और यही आपके चैप्टर का नाम है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हम बेसिकली हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी का आई होप कि एक सिंपल मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी कैरेक्टर्स आपके पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, उनको क्या कहते हो आप लोग, हेरिडिटी। तो पहली डेफिनेशन आपको आई होप कि क्लियर होगी हेरिडिटी क्या होती है। सेकंड नंबर पे बच्चों आपका आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब ध्यान से देखो, कैरेक्टर का मतलब होता है आपकी ऑब्जर्वेबल फीचर्स, ऐसी कुछ फीचर्स जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कद है, जैसे आपकी हाइट है, जैसे आपकी बॉडी है, जैसे आपका फेस का कलर है, ये सभी ऑब्जर्वेबल फीचर्स है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वही उसके कैरेक्टर्स बन जाते हैं, वही उसके गुण धर्म बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक आदमी है, उसकी अगर मैं हाइट की बात करूं बच्चों, तो हाइट को ऑब्जर्व किया जा सकता है, या तो कोई आपका लंबा होगा आदमी, या छोटा होगा, ड्राफ्ट होगा, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, या फिर कोई गोरा होगा या फिर काला होगा, ठीक है, मोटा होगा या पतला होगा। ये सारी ऑब्जर्वेबल फीचर्स है जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऐसी फीचर्स, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उनको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यही आपका सेकंड डेफिनेशन था, सेकंड टर्म था जिसको आपको पढ़ना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर। तो मेरे को क्लियर हो गया हेरिडिटी में क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टर पास ऑन होते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है बच्चों, आपकी पास ऑन होती है, ठीक है। कैरेक्टर का असल में मतलब क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेबल फीचर्स ऑर्गेनिज्म में दिखाई देती हैं, हाइट हो गई, वेट हो गया, साइज हो गया, व्हाटएवर, और भी बहुत सारे, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कैरेक्टर्स बोलते हो। तो सेकंड डेफिनेशन भी आई होप की क्लियर होगी। थर्ड नंबर पे अगर आप लोग चलोगे, ये ट्रेड्स है। ट्रेड्स का मतलब बेसिकली गुण होता है। गुण का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर
कैरेक्टर के अलग अलग जो अलग अलग अल्टरनेटिव है ना, उनको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपके ट्रेड्स। ठीक है, कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा कि जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे मैंने दो फ्लावर लिए हैं, एक का कलर कुछ है, एक का कलर कुछ है, लेकिन दोनों हैं फ्लावर, बाकी सब सेम है। लेकिन यहां पे अगर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो ध्यान से इनके कलर को, ठीक है, तो ये जो होगा ना, ये इसका ट्रेड होगा। यहां पे इस आदमी की हाइट छोटी है एज कंपेयर टू दिस मैन, ठीक है, तो यहां पे ये कैरेक्टर का एक डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव है, जिसको क्या कैरेक्टर का क्या है, डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। क्लियर? तो ये थर्ड डेफिनेशन थी जो आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आई होप कि क्लियर हो गया होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी। अब फोर्थ नंबर पे आप चलोगे, जीन्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, कि एग्जैक्टली सर जीन का मीनिंग क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस चैप्टर को नॉलेज वाइज भी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हो। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा है। देखो, जीन्स इज ए स्पेसिफिक सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, एक टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, सेगमेंट बोलते हो। डीएनए का एक छोटा सा, डीएनए की एक पूरी सीक्वेंस है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस है डीएनए, और इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जितना भी डीएनए है, उस डीएनए की जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक सेगमेंट, एक छोटा हिस्सा, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर को जो एक्सप्रेशन है उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब क्या है, आपका जो कौन सा कैरेक्टर है आप में दिखाई देगा, उसके एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। और जीन होता क्या है, ये डीएनए है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है, डीएनए, ठीक है। इस डीएनए में एक छोटा, जीन का मतलब क्या है, जैसे यहां से आपको जूम आउट करके दिखाया, ये क्या है, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट जो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर कैसे होंगे, यानी कि इनहेरिटेंस के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हो हेरिडिटी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए, और डीएनए में भी बच्चों कौन सा आपका जीन्स, यही वो कह सकते हो आदमी, या फिर आप, ये वही चीज है जो आपकी इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन क्या करती है बच्चों, कैरी करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात थी जीन का, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलो, एलीली, ये एक बेसिक चीज है, आपको ध्यान से समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलीली, ये आपको क्लियर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एलीली इज ए वन ऑफ द टू और मोर वेरिएशन ऑफ ए जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन ए होमोलोजस क्रोमोसोम। होमोलोजस का मतलब एक जैसे क्रोमोसोम के ऊपर दो या दो से ज्यादा जो वेरिएशन ऑफ जीन्स होते हैं, वेरिएशन ऑफ जीन्स यानी कि अलग अलग टाइप के जो जीन प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो एलीली। जैसे मैं क्या कहता हूं, सिस्टर, ये आपका क्रोमोसोम है, बेसिकली होमोलोजस का मतलब एक जैसे क्रोमोसोम है, तो यहां पे देखोगे, यहां पे आपको सेम टाइप के एलीली दिख रहे हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हो, सेम जीन्स की लोकेशन, ठीक है, एक तरीके के हैं, तो इसको क्या बोलते हो, एलीली, ठीक है। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। अब आगे चलते हैं, यहां पे आपको एक टर्म समझनी है जिसको बोला जाता है होमोलोजस वर्सेस हेटेरोलोजस। होमोलोजस में क्या होगा, यहां पे देखो, सेम एलीली लोकेटेड ऑन द होमोलोजस क्रोमोसोम, सेम है, लेकिन यहां पे है ना, हेटेरो में क्या होता है, डिफरेंट का मतलब अलग। यहां पे देखो, आपका अलग है, यहां पे एक पेयर है और यहां पे एक पेयर है, होना क्या चाहिए था, जो सेम यहां पे यही कलर होना चाहिए था, ये कलर भी क्या होना चाहिए था, सेम। अगर आपका सेम प्रेजेंट होगा ना, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, होमोलोजस क्रोमोसोम। अगर आपका हेटेरोलोजस होगा तो डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलीलीज लोकेटेड ऑन द होमोलोजस क्रोमोसोम। और अगर सेम आपकी लोकेट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है होमोलोजस। अगर डिफरेंट है तो क्या बोला जाता है बच्चों, हेटेरोलोजस। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है, आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस का मतलब बदलाव। पेरेंट्स से और जो उसके बेबी पैदा हुए हैं, एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें सिमिलर भी होंगी, आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो बदली होंगी। डेफिनेटली कोई ना कोई बदलाव तो आया होगा, उसी बदलाव को क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएशन कहते हैं। क्लियर है? तो जैसे किसी के बाल बदल जाते हैं, किसी का फेस बदल जाता है, तो जो भी वेरिएशन हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोला जाता है
बच्चों उसको बोला जाता है वेरिएशन। क्लियर? किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म के, चाहे उसका कान अलग हो गया हो, नाक का शेप अलग हो गया हो सकता है उसका कलर डिफरेंट हो गया हो, व्हाटएवर द चेंजेस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको समझ में आ गई होगी। अब आई होप कि एग्जैक्टली कौन कौन सी टर्म्स को हमें स्टडी करना है। हमने इन 6 की 6 टर्म्स को स्टडी कर लिया। अब यहां से मोस्ट रिपीटेड जो ट्रेड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जो ट्रेड्स का मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर कुछ अल्टरनेटिव ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो भी आपके गुण धर्म है, जो ट्रेड्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। यहां से एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, एग्जैक्टली क्या ये हेल्पफुल रहेगा भी, ये सारी चीजें समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है और क्या मीनिंग होता है ये समझते हैं। बेसिकली पहला है हमारे पास एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब ध्यान से देखो, एक्वायर्ड ट्रेड्स आर वन दैट ए पर्सन डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो पर्सन ट्रेड्स को डेवलप करता है ना, उसको क्या बोलते हो? एक्वायर्ड ट्रेड्स। और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स है बच्चों, वो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिले होते हैं। ऐसे गुण धर्म जो हमें पेरेंट्स से मिले होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके? वो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। लेकिन जो हम लाइफ टाइम के दरमियान जनरेट करते हैं ना, उनको क्या बोलते हो? जो उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स। जैसे मैंने स्विमिंग करना सीखा तो मेरा एक्वायर्ड ट्रेड्स है। जैसे मैं आज टीचर हूं, जरूरी नहीं है मेरी जो ऑफस्प्रिंग होगी, मेरे जो बच्चे होंगे, उनके अंदर पैदाइशी ये काबिलियत हो कि वो पढ़ा सके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, कुछ एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। ऐसे गुणधर्म कुछ जो आपको लाइफ टाइम में अचीव करने पड़ते हैं, उनके ऊपर कमांड करना पड़ता है, कुछ हमें पेरेंट्स से मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो हमें डेवलप करने पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते हैं। अब जरूरी नहीं है मैं टीचर हूं तो मेरे बच्चे के अंदर वो काबिलियत पैदाइशी हो, अगर डेफिनेटली उसको एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा एक्वायर्ड ट्रेड्स है। और एक्वायर्ड ट्रेड्स कभी भी जनरेशन टू जनरेशन क्या नहीं होते? पास नहीं होते। जैसे प्लेइंग मसल्स, इंस्ट्रूमेंट, लॉस ऑफ ए ऑर्गन एंड मैनी मोर। किसी एक्सीडेंट में मेरी टांग चली गई, मान लो या हाथ चला गया, ना करे ऐसा, लेकिन हो कभी किसी के साथ भी हो, तो ये कौन सा ट्रेड्स रहेगा? एक्वायर्ड ट्रेड्स रहेगा। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो आपको जनरेशन टू जनरेशन बर्थ के साथ मिलते हैं, जन्म के साथ मिलते हैं। आपके पेरेंट्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। जैसे बालों का कलर, स्किन का कलर और मैनी मोर। ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों? ये सभी एग्जांपल हैं आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स के। मेक श्योर करके ध्यान रखें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना बच्चों आपका एग्जामिनेशन में आता है। टेक इट सीरियस, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। डिड यू नो जो इनहेरिटेंस है उसके पैटर्न को समझने के लिए और डिफाइन करने के लिए हेरिडिटी को, ठीक है, किसने सबसे पहले स्टडी किया था? एग्जैक्टली कौन सा है वो पर्सन, एग्जैक्टली कौन सा है वो आदमी जिसने सबसे पहले इस कांड को अंजाम दिया? तो इसको सबसे पहले अंजाम देने वाला आदमी है, इसको वैसे हम बोलते हैं, टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू द मेंडलियन जेनेटिक्स की हम बात करेंगे। ठीक है, आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ और जिनकी डेथ आपकी 1884 में हो गई, यानी कि 22 में 22 में जन्मे और 84 में इनकी डेथ हो गई। क्लियर है? एक चीज तो आपको इसके ध्यान रखनी है। और ये कौन थे? आपके ग्रेगर मेंडल थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनहेरिटेंस को स्टडी किया पी प्लांट्स की हेल्प से, मटर के पौधे से। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जितने भी लॉज हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं ना, ये सभी ग्रेगर मेंडल ने किसके बेस पे किए? उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। उन एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने किस प्लांट की हेल्प ली? पी प्लांट की हेल्प ली, मटर के पौधे की हेल्प ली, और बाद में उसको स्टेबलाइज किया द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है बच्चों, ये एक जरूरी बात है। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे एग्जैक्टली कहां से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, जैसे ही मैंने बोला कि इन्होंने सभी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपका मटर के पौधे को इस्तेमाल किया, यानी कि पी प्लांट को। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर मेंडल ने आपके पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, व्हाई ओनली पी प्लांट? तो इसका आंसर है ये कि आपका पहले यहां पे क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। मटर का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके कैरेक्टर में जो भी चेंजेस
चीज है ना वो क्लियर हम लोग देख सकते हैं। पहली चीज तो ये थी। दूसरा कारण क्या था, इसका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन नहीं होता इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत कम टाइम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है, प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स एट ए टाइम। ये एक ऐसा पौधा है जो आपका एक टाइम पे बहुत सारे सीड क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है जो आपका सेल्फ पोलिनेशन से हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस के दरमियान पढ़ लिए होंगे। अब आगे चले, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन वाज इजी टू डू। और यहां पे आर्टिफिशियल जो क्रॉस पोलिनेशन है वो करवाना बहुत आसान है। अब देखो बहुत कम लाइफ स्पैन में जल्दी जल्दी उगा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, क्लियरली सारी चीजें दिखती हैं। अच्छा, एक हमने पढ़ा कि ये बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है। तो यार सारी सहूलियत इस पौधे में मिल गई अगर ग्रेगर मेंडल को, तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। तो ग्रेगर मेंडल ने इसी पे कमांड कर लिया और इसी को अपना हथियार बना लिया। और बेसिकली 7 ऐसे गुण हैं जो एक पी प्लांट में होते हैं जिसकी वजह से ग्रेगर मेंडल ने इनहेरिटेंस को समझने में काफी योगदान दिया। पहला देखो ध्यान से, डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स। ऐसे ट्रेड्स जो दिखाई देते हैं, जो एक्सप्रेस हो जाते हैं, उनको डोमिनेंट कहते हैं। जो एक्सप्रेस नहीं होते उनको क्या कहते हो, उनको कहते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। अब ध्यान से देखो, हाइट, यहाँ पे टॉल पौधे भी होते हैं और ड्राफ्ट भी होते हैं, मतलब ऐसे पौधे हैं जो लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। अच्छा, इसके बीज की बात करूं तो राउंड भी होते हैं और रिंकल्ड भी होते हैं। अच्छा, इसके सीड के कलर की बात करूं तो येलो भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं। फ्लावर इसका वायलेट भी होता है और व्हाइट भी होता है। इसके जो पोड शेप है, यानी कि जो पत्ती, जो इसके मटर की जो दाने की जो पत्ती है वो इन्फ्लेटेड भी होती है और कॉन्ट्रैक्टेड भी होती है। अच्छा, इसके जो पोड का कलर है वो ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। एंड ये एक्सिलरी भी होते हैं और टर्मिनल भी होते हैं, यानी कि इनके फ्लावर एक्सिलरी भी हैं और आपके क्या हैं, टर्मिनल पे भी लगते हैं। तो 7 ऐसी चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये साफ साफ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई ग्रेगर मेंडल ने किसका यूज किया, पी प्लांट का यूज किया। उम्मीद करता हूं ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा और क्यों किया ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 टर्म्स है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं बच्चों। कम ऑन, कैन यू रिपीट विद मी? फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 करके क्या करेंगे बच्चों, स्टडी करेंगे। पहले समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ध्यान से समझना। व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इंपॉर्टेंट बात है, पेरेंट्स क्या होंगे, प्योर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के साथ आर क्रॉस्ड टुगेदर, वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड्स अपीयर, तो उनके अंदर एक ही टाइप का ट्रेड्स अपीयर होता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, उनसे जो जनरेशन प्रोड्यूस होगी। द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेड्स इन द फिनोटाइप, यानी कि उसके फिनोटाइप में जो उसकी F1 जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन होगी, उसमें सिर्फ कौन से कैरेक्टर्स होंगे, वो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे, डोमिनेंट ट्रेड्स होंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां से नाम से भी पता चल रहा होगा डोमिनेंसी का मतलब क्या है। आपके अगर पेरेंट्स क्रॉस करते हैं प्योर और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के साथ, तो उसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन आपकी आएगी, पहली जनरेशन आएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड्स दिखाई देंगे। अब ये आगे हम जाके पढ़ेंगे एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। यहां से आई होप कि क्लैरिटी मिल गया होगा। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स बनते हैं बच्चों, ईच जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, हर जीन है एक दूसरे से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सो दैट ईच गैमेट्स, ताकि हर गैमेट्स कैरीज ओनली 1 एलीली फॉर ईच जीन्स, ताकि क्या होए, हर एक जीन्स एक सेपरेट एलीली क्या करे, कैरी करे। क्लियर? ये एक क्या है आपका, ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको भी नोट कर ले, अगर आता है तो आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का मतलब क्या है, अब ध्यान से समझे। द एलीलीज ऑफ 2 और मोर जीन्स गेट sorted into the gametes and independent of each other, मतलब वो sorted हो जाती हैं और क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला गया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। अब इनकी इन डेप्थ डिटेल अभी हम लोग आगे जाके 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आपके पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों, क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, पेरेंट्स क्या है, टोल है, एक टोल लिया मैंने, ठीक है, और एक ड्राफ्ट लिया। मान लो यहां पे एक पौधा है जो छोटा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे ड्राफ्ट है
तो मैंने क्या किया, टी और टी दोनों स्मॉल टी ले लिए, क्लियर है, दोनों क्या ले लिए, स्मॉल टी। इसका क्रॉस कराया टोल के साथ, तो दोनों क्या ले लिए मैंने, कैपिटल टी ले लिया। अब इनका क्रॉस होएगा, अब इनका क्रॉस होएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये मोनोहाइब्रिड में जैमेट्स हैं, कैपिटल टी टोल वाले प्लांट की बात हो रही है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से आप लोग बॉक्स बना सकते हो, यहाँ पे स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे कैपिटल टी। कैसे फिल कर सकते हो, ध्यान से देखो, एक टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि डोमिनेंट कौन है, टोल, तो सारे के सारे पौधे कैसे होंगे, टोल। यही तो आपका डोमिनेंसी लो था कि सारे के सारे पौधे कैसे हो रहे हैं बच्चों, आपके डोमिनेंट हो रहे, क्लियर। तो फर्स्ट जनरेशन कैसी आई बच्चों, आपकी टोल आई, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये मोनो हाइब्रिड था जो उसने करके दिखाया और जिसको पेपर में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे लो ऑफ डोमिनेंसी क्लियर हो गया होगा। लो डोमिनेंट कौन होता है, जो आपको फिजिकली एक्सप्रेस कर देता है, वो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं, और जो नहीं कर पाते वो क्या होते हैं आपके, वो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक बात होगी, जैसे यहाँ पे टोल था और एक था ड्राफ्ट। ड्राफ्ट रिसेसिव ट्रेड्स था जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन टोल एक ऐसा डोमिनेंट ट्रेड है क्योंकि वो खुद को फिजिकली एक्सप्रेस कर पाया, तो इसको बोलते हैं आप लोग लो ऑफ डोमिनेंसी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यही सेम चीज उस फर्स्ट जनरेशन में करवाई, जो फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट था ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या है आपका, हर एक जो आपका रिजल्ट था वो टी और स्मॉल टी, वैसे डोमिनेंट टी है। अब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, देखो कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एक केस आया, यहाँ पे एक केस आया जो कैसा आया आपका, ड्राफ्ट आया, यस ये कैसा आया बच्चों आपका, ड्राफ्ट। बाकी तीन कैसे आए हैं, टोल आए हैं। F1 की अगर हमने क्रॉस करवाई तो ये F1 की क्या है, क्रॉस करवाई है इसने, ठीक है, मेंडेव ने करवाई थी, तो यहां पे ये F2 जनरेशन आ गई। रेशियो क्या निकला, फिनोटाइप क्या निकला, 3:1। 3:1 का मतलब क्या है कि तीन पौधे बड़े होंगे, टोल होंगे, डोमिनेंट वो कैरेक्टर वाले होंगे, और एक होगा रिसेसिव वाला, क्लियर। अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, जीनोटाइप 1:1 है, जीनोटाइप क्या है आपके 1:1, ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहां पे दोनों है, 1:1 का मतलब दोनों टोल एक, अच्छा दो ऐसे हैं जिनमें दोनों गुण हैं और एक ऐसा क्या है जिसमें बिल्कुल छोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हो जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या रिजल्ट आया, जीनोटाइप क्या रिजल्ट आया, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट से। थोड़ा आगे चलते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप बच्चों, इसके बीच में डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इनको याद कर ले, लिख ले, स्क्रीनशॉट देख ले, बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो इन सभी को लिखने में, वैसे आप वीडियो के साथ साथ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो, जीनोटाइप इज ए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जीन्स इन द डीएनए व्हिच डू नॉट चेंज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीनोटाइप वो होती है जो जीन्स में, तुमको पता जीन्स कैरी करते हैं, लाइफ टाइम में चेंज नहीं होती है, लेकिन फिनोटाइप इज द विजिबल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गन, जो विजिबल जो दिखाई देता है, चेंज हो ना हो इसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिनोटाइप बोलते हो। ए स्पेसिफिक जीनोटाइप प्रोड्यूस वन फिनोटाइप, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिनोटाइप मे और मे बी नॉट बी बिलोंग टू ए सिंगल जीनोटाइप, ये एक सेकंड डिफरेंस था। थर्ड डिफरेंस क्या है, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द जेनरोटाइप रेशियो इज 1:1 और यहाँ पे कितना आया था 3:1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डिफरेंस बच्चों अच्छे से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे सीड्स की हम लोग हेल्प लेंगे, देखो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउंड येलो फिनोटाइप, और जीनोटाइप में क्या है, देखो कैपिटल आर वाई और वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। ये ग्रीन रिंकल्ड है, ये राउंड रिंकल्ड है। अब इनका क्या करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो ध्यान से देखें ये सेम था, यहाँ पे क्या बनेगा, आर कैपिटल वाई, यहाँ पे क्या बनेगा, आर स्मॉल वाई और आर स्मॉल वाई। जब यहाँ पे जेमेट्स बनते नहीं, इनके जेमेट्स हो गए, अब यहाँ पे क्रॉस हाइब्रिड डाई हाइब्रिड करवाओगे तो ध्यान से देखो पूरा रिजल्ट ही क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि है यही, तो यहाँ पे डोमिनेंस ही दिखेगी, इसको क्या बोलते हो, F1 जनरेशन। तो इसका क्रॉस हाइब्रिड करने के बाद क्या बन के आया, इसका F1 जनरेशन बन के आया, ठीक है। अच्छा डाई हाइब्रिड में F1 जनरेशन और जेमेट्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटल आर वाई, ये सारी चीजें निकल के आती हैं।
ये सेम रिजल्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे रिंकल्स के केस में है जो हम लोगों ने टोल वाले केस में किए थे, बस यहाँ पे आप उसने प्लांट ले लिया। हाँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा डाई हाइब्रिड का बच्चों फाइनल रिजल्ट, जब डाई हाइब्रिड करवाया F1 जनरेशन का। वैसे तो इसको मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। देखो शुरू में क्या हुआ, 9 राउंड येलो आए, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, उसके बाद 3 राउंड ग्रीन आए, उसके बाद क्या हुआ 3 रिंकल्ड येलो आए, उसके बाद क्या हुआ 1 रिंकल्ड ग्रीन आया। यानी कि इस पूरे क्रॉस हाइब्रिड में 9 राउंड 3 राउंड येलो ग्रीन और 3 कैसे है येलो, और उसके बाद क्या है रिंकल्ड ग्रीन, और फिनोटाइप क्या बना 9:3:3 और 1। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कैसे करवाया था ये आपके सामने है, बिल्कुल क्रॉसिंग करवा दिया। मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे करना, सिंपल क्रॉसिंग ही करवाना और रिजल्ट लिखना डायरेक्टली आपको, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक रिजल्ट था जो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम ये पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन फिर लिख सकते हो, द एलिलीज ऑफ 2 और मोर जीन्स, जीन्स के ऊपर जो एलिलीज प्रेजेंट है 2 और मोर की, गेट सॉर्टेड, वो क्या हो जाती है सॉर्टेड इनटू द गैमेट, गैमेट्स में इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे के, ठीक है। द एलीलीज रिसीव्ड फ्रॉम वन जीन्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलीली रिसीव्ड फ्रॉम द अदर जीन्स। एक जीन से जो एलीली आती है वो दूसरे जीन से कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, ना अफेक्ट होती है, ना इन्फ्लुएंस होती है, ना प्रभावित होती है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, मतलब अलग अलग सब इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कुछ नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पे जो हमने पढ़ा 9:3:3:1 कैसे किया था, y कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। ये ऐसे इसका ये आपस में क्रॉसिंग करवाया और ये रिजल्ट आ गया 4 4 8 4 3 12 और 4 चुका 16, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कैसे वो रिजल्ट एग्जैक्टली आया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा बच्चों, आपको याद रखना है इसको कि एग्जैक्टली क्या है, ये क्या लफड़ा है, कैसे आया था, ये सेम टू सेम आपको बना के आना है। कैसे बनाना है मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, ये एक गोल्डन लाइन है, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है कि all the traits of a organism coded by the genes, हर कोई ट्रेड्स जीन से कोड होता है, मतलब उनके ऊपर जीन के ऊपर जीन लगे रहते हैं एज ए कोड, डेट आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। किस में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में। जो भी आपके क्रोमोसोम है उनके ऊपर कोड होता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बच्चों जीन्स। आवर जेंडर इज सच ट्रेड्स एज वेल, और हमारा जेंडर है वो भी क्या है, किसी तरीके का ट्रेड है, ठीक है। क्रोमोसोम इन द ह्यूमन सेल, टोटल कितने क्रोमोसोम है, देखो ये मेल ये फीमेल है, फीमेल में क्या होता है आपका XX होता है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है XY, किस में होता है बच्चों, ये मेल में होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन आपके टोटल 23 पेयर्स होते हैं, इसका मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए, जिनमें से 2 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 आपके सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए 46 में से 2 गए तो कितने बच गए 44। ध्यान से देखो 22 + X 22 + Y, ठीक है। यहाँ पे 44 + XX, यहाँ पे 22 पेयर प्लस में एक एक्स है, क्लियर है। ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक पेयर आपका किस चीज को डिफाइन करता है, आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। आपको पता है XX होगा तो गर्ल होगी और XY होगा तो बॉयज होगा, ठीक है। ये आपको पता है, ध्यान से देखो, मान लो ये आपका मेल है, ये क्या है आपका मेल, XY क्या होता है आपका मेल होता है, और आपका XX क्या होता है आपका फीमेल होता है। हर हालत में बच्चों फीमेल तो X ही दे सकती है, तो जो आपके बच्चे के लिए जन्म के लिए आपकी फीमेल तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं, क्योंकि उसके पास है ही X। मान लो इसने X दिया तो XX बन जाएगा, ठीक है। यहां से X आया, यहां से X आया तो भी क्या बनेगा X आ जाएगा। यहां से Y आया, यहां से X आया तो क्या बना XY, यहां से Y आया, यहां से X आया तो क्या बना आपका YX। इसका मतलब क्या है, आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, मैन का। अगर ये X देगा तो फीमेल होएगा, अगर ये Y देगा तो क्या होएगा, मेल होएगा। तो टोटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेरेंट में पापा नॉट मम्मी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये केस 2 में मैंने बता दिया बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा, ठीक है। ये था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, कैसे होता है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जेनेटिकली नॉट डिटरमाइन इन स्नेल। स्नेल में क्या होता है, स्नेल कैन चेंज देयर सेक्स फ्रॉम मेल टू फीमेल ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन। ये एक ऐसा क्रिएचर है, ये एक ऐसा जीव है जो अपने सेक्स को ही चेंज कर सकता है, यानी कि अपने मेल से फीमेल में चेंज हो सकता है। कौन, स्नेल, इसका ध्यान रखना। अच्छा, एक ऐसा क्रिएचर और है जिसको बोलते हैं आप लोग टर्टाइल, ठीक है। ये भी चेंज कर लेता है अलोंग विद द
टेम्परेचर कंडीशन। तो ये दो ऐसे एक्सेप्शन है जो अपने लाइफ टाइम में अपने सेक्स को बच्चों क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मेल से फीमेल और फीमेल से मेल। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा चैप्टर था। आई होप कि हेरिडिटी का एक बेसिक डाउट जो आपके दिमाग में रहता सारा क्लियर हो गया होगा, हेरिडिटी आपको समझ में आया होगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने साथ साथ आपको बता दिए। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। 1% भी अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।